आप लोग आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चलिए, आज जो है वो आपका 11 नवंबर है, वेडनेसडे का दिन है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो है वो डिस्कशन जो किया था, पहले मैं वो बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बात की थी। और उसके अलावा हमने इसकी जो है एक वर्कशीट भी सॉल्व की थी। मेरे ख्याल से वर्कशीट का शायद जो है वो कुछ एक सवाल रह गया था शायद इसका। अगर इसको भी देख लूँ अगर। हम लोग जो है इसकी एक वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, और वर्कशीट का मुझे याद पड़ता है कि एक सवाल शायद रह गया था इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हम यस, ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। सही है, कंप्लीट हो गई थी वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, सही है। तो वर्कशीट ये कंप्लीट हो गई थी। हम जो है वो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ऑलराइट, लास्ट टाइम जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था, और उसके बाद हमने इसकी एक जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट कर ली थी। अब आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हमारी क्लास है उसमें हम जो है क्या डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक होगा इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को उधर हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 किलोग्राम। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, दोनों में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद ये हुआ कि जो पहला वाला मास है और जो दूसरा वाला मास है, दोनों मूव कर रहे हैं, जिनकी स्पीड चेंज हो गई। इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। हो गई। अब आप टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालने कितना है इसका। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालेंगे तो पहले मोमेंटम बनेगा 2 4 8,
3 बनेगा 2 3 ज़ा 6, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। इसी तरह इसका आप टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालें। पहले हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और दूसरे का 4 2 ज़ा 8। टोटल मोमेंटम कितना हो गया 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ रहा है किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, यानी यह सिंपल कैलकुलेशन से पता चला कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो बराबर आ रहा है किसके, वो बराबर आ रहा है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर आ रहा है। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आ गया भाई, चलें अब देखें एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 किलोग्राम और ये मूव कर रहा है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 4 किलोग्राम और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, कोलिजन हुआ दोनों में। कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करने लगे, यानी दे स्टिक टुगेदर and they are moving together, and now they are moving together with a common velocity. The common velocity is 2 meter per second. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो हम यहाँ पर चेक करें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो कितना बनेगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 4 ज़ा 4। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर हम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर चेक करें इसका, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो देखिए आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट पे एक ही मास बन गया ना, 2 और 4 6 टोटल मास हो गया और 2 स्पीड हो गई, तो 6 2 ज़ा 12 ग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ रहा है, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ रहा है वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ रहा है वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ रहा है। तो दोनों एग्जांपल्स में ही हो रहा है, दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ रहा है दोनों एग्जांपल्स में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। अब यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं जरा, एक चीज हम क्या चेक कर रहे हैं, अब एक चीज हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पर निकालें टोटल, अगर हम यहाँ पे निकालें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले वाले ऑब्जेक्ट की इसकी बात हो रही है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी क्या बनेगी, हाफ मास इसका 2 है, स्पीड है 4 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ मास इनका इसका 2 है, स्पीड इसके 3 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 जूल्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की 25 जूल्स होगी। इसी तरह से जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी वो हम मालूम करते हैं।
इसकी जो टोटल काइनेटिक आफ्टर कोलिजन होगी वो होगी हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, पहला ऑब्जेक्ट की आ रही है, और दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक हो जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 16 टोटल कितना आएगा 25 जूल। मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन भी टोटल काइनेटिक एनर्जी वही आ रही है। ठीक, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आ रही है वही टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर नीचे चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालें, तो यहाँ पे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी पहले देखते हैं। काइनेटिक होगी हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4, और इसकी काइनेटिक निकालना है, हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 16 प्लस 2, तो टोटल काइनेटिक बिफोर कोलिजन आ रही है 18। इसी तरह हम टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालते हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालें तो मामला कुछ इस तरह से बनेंगे कि आफ्टर कोलिजन तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मास कितना है, इसका मास है 2 + 4 6, और उसकी स्पीड कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 से 2 का स्क्वायर कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 जूल आ जाएगा। यानी कि इस वाले केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर नहीं आ रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर नहीं आ रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के, जबकि यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर आ रही थी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। ठीक, तो अब जरा गौर फरमाएं इन दोनों एग्जांपल्स में फ़र्क क्या है। पहले वाली जो एग्जांपल थी, पहले एग्जांपल में क्या हुआ था, पहले एग्जांपल में जो आपकी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर आ रहा था। ठीक है, देन आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ रहा था टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो आपके बराबर आ रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। जबकि नीचे एग्जांपल में जो है वो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ रहा था टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर नहीं आ रही। यानी कि ऊपर वाले कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हुए हैं, यानी कि दोनों का टोटल सेम आ रहा है, जबकि नीचे वाले एग्जांपल में मोमेंटम तो कंजर्व हुआ है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हुई है। तो ऊपर वाला जो हमारा कोलिजन है, ऊपर वाला जो हमारा कोलिजन हुआ है वो कौन सा कोलिजन है, वो इलास्टिक कोलिजन है। ऊपर वाला जो हमारा कोलिजन हुआ है वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। और जो नीचे जो हमने एग्जांपल दी है जो कोलिजन हुआ है ये कौन सा कोलिजन है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। इस एग्जांपल के जरिए अगर आपसे कोई बोले कि बताओ इलास्टिक कोलिजन क्या है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, तो आप उसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। इलास्टिक कोलिजन आप एक ऐसे कोलिजन को कहते हो जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम भी सेम होता है टोटल, और टकराने से पहले और टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में जो है वो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम तो बराबर होता है, लेकिन टकराने से पहले और टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती है, वो इक्वल नहीं होती है। इन शॉर्ट वर्ड्स, जो आपका इलास्टिक कोलिजन है उसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होती, जबकि इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के जरिए हमें समझ में आ गया कि इस बात का मतलब क्या है। अब हम इसकी जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ड्यूरिंग एन
elastic collision the total momentum and total kinetic energy both are conserved. ठीक है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है जिसके दौरान जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन लिख दी कि ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, और दोनों चीजें कंजर्व हो तो उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को एक मिनट रुकना पड़ेगा, तो मुझे रूम चेंज करना पड़ेगा। जी जनाब, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम डेफिनेशन लिख रहे थे इसकी। तो हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन लिख दी थी। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या थी कि ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल मोमेंटम एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो इस बात का मतलब बेसिकली क्या हुआ, इस बात का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा बराबर होगा किसके, बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसी तरह से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी ठीक है, ये मतलब हुआ एक इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। जब आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा बराबर होगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये आपका इलास्टिक कोलिजन की वो डेफिनेशन हो गई।
इलास्टिक कोलिजन हो गया। इसी तरह से जो इनइलास्टिक कोलिजन है बेचारा, उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम ये लिखेंगे कि भाई ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन the total momentum is conserved, but total kinetic energy is not conserved। ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके दौरान टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया। ठीक, और इसकी समरी क्या बनेगी? इसकी समरी ये बनेगी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा किसके? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन में बराबर नहीं होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, तो ये हमने समराइज कर दिया आपके, किसको समराइज कर दिया? इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को हमने समराइज कर दिया। ठीक, एक सेकंड, ऑलराइट। तो भाई आपका इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी वही टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी वही टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन कर लिया, और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा हम कुछ जो है वो अगर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन के। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन।
एग्जाम्पल 1 देखें इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन की पहली एग्जाम्पल यानी कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? पहली एग्जाम्पल है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स of equal masses collide with each other elastically। ठीक है, तो हमारा जो है पहली एग्जाम्पल हो गई कि when two objects of equal masses collide with each other elastically। दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस इक्वल हैं वो आपस में टकराएंगे, और कैसे टकराएंगे? इलास्टिकली टकराएंगे, यानी उनके दरमियान जो कोलिजन होगा वो कौन सा कोलिजन होगा? वो इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी कितना है? m, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2। ठीक है, अब ये दोनों के दरमियान हो गया कौन सा कोलिजन? दोनों के दरमियान हो गया जनाब ये इलास्टिक कोलिजन हो गया दोनों के दरमियान। इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन के बाद जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या हुई? इसकी वेलोसिटी हो गई v1, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2। ठीक है, अब ये इलास्टिक कोलिजन है। अब कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, किसी भी कोलिजन के दौरान जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, वो बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो कितना है? वो है m(u1), क्योंकि m1 तो है नहीं, m1 m2 दोनों बराबर हैं, mu1 प्लस mu2 बराबर होगा किसके? mv1 प्लस mv2। लेफ्ट साइड से m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? u1 प्लस u2, और यहाँ से m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा v1 प्लस v2। m से m कैंसिल हो गया, तो u1 प्लस u2 बराबर आया किसके? v1 प्लस v2। एक रिलेशनशिप हमें मिल गया, उसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब चूंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, सिंस इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, चूंकि एक इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए टोटल काइनेटिक जो बिफोर कोलिजन है वो बराबर होना चाहिए किसके? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होना चाहिए। याद है यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है बराबर हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन वो क्या होगी? होगी हाफ m(u1 स्क्वायर), ये होगी ना इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m(u1 स्क्वायर), और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m(u2 स्क्वायर), और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? हाफ m(v1 स्क्वायर प्लस हाफ m(v2 स्क्वायर)। अब दोनों तरफ से आप हाफ m कॉमन ले लें, ठीक है, तो बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी हाफ m कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बच गया? अच्छा जनाब, अब यहाँ से हाफ m कैंसिल हो गया, तो गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है,
अब 1 एक तरफ कर लें, 2 एक तरफ कर लें, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा u1 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस v1, v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय v2 प्लस v1। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब इस इक्वेशन को आप इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। तो लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगी, राइट साइड को डिवाइड करेगी। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है u1 प्लस v1, लेफ्ट साइड क्या है u2 प्लस v2, यही है ना, नहीं सॉरी, लेफ्ट साइड आपकी है u1 प्लस u2, u1 प्लस u2, और राइट साइड आपकी क्या है, राइट साइड आपकी है v1 प्लस v2।